हेलो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मीन्स उपसंयोजक यौगिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, ज्योमेट्री है, आइसोमेरिज्म है और उनके नॉमेनक्लेचर हैं और CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपका पैरामैग्नेटिक करेक्टर, डायमैग्नेटिक करेक्टर, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग इस तरह से चूज कर रहे हैं ताकि एकेडमिक के बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा वीडियो साबित हो। तो कोशिश की जाएगी इस वीडियो में पूरी तरह से टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए और एक्सप्लेन करने के दौरान क्वेश्चन के आने की संभावना किस किस तरह से है, किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनका सलूशन कैसे किया जाए, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। जो बच्चे अभी इनिशियल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी एडवांस क्वेश्चन इसमें शामिल किया जाएगा ताकि उनके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट साबित हो। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, चूँकि वीडियो इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि यूपी बोर्ड के बच्चों को भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग या डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर सिचुएटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में इनकी उपस्थिति होने के कारण इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में हम लोगों ने देखा कि जिसमें ट्रांजिशन हो मीन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी मिले और हायर एनर्जी से यदि लोअर एनर्जी में लोग आते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रा भी हमको मिले। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा जानना जरूरी है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड है। तीन तरह के जो बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम लोग डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें एक एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और सेकंड एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के दौरान इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कौन सा एटम आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे आपका कोई सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम ये अटैच होता है लिगेंड से, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिगेंड की संख्या इनके स्ट्रक्चर के आधार पे डिफरेंट हो सकती है। अगर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आपको डायरेक्टली 4 लिगेंड को अटैच करता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। या तो स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल होगा मीन्स 4 लिगेंड इस पे प्रेजेंट है, या तो इसका स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लेनर होगा क्योंकि उसमें भी 4 लिगेंड आपके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे यम का मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम लोग केंद्रीय परमाणु भी कहते हैं। इस सेंट्रल मेटल एटम से यहाँ पे डायरेक्ट लिगेंड जुड़े हुए हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोनर एटम। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिलअप करते हैं और मेटल आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और इस दौरान यदि इस तरह से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो 2 स्ट्रक्चर Ml4 में आपके पॉसिबल हो गए। एक तो आपका हो सकता है टेट्राहेड्रल होगा जिसको हम लोग चतुष्फलकी कहते हैं,
एक स्ट्रक्चर आपका सेकंड स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा, जिसको हम तो लोग समतली चतुष्फलकी कहते हैं। इस तरह से 2 स्ट्रक्चर जो इसमें पॉसिबल होगा, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं। इसी तरह से सेंट्रल मेटल एटम के साथ यदि लिगेंड की संख्या टोटल 6 हो जाए, तो इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, या इसको हम लोग कहते हैं अष्टफलकी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अष्टफलकी मीन्स 8 होना चाहिए, नहीं, आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करना है। अष्टफलकी, या जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल मीन्स टोटल लिगेंड्स ऑफ द एटम आपको कितने हो, 6 हो। 6 डोनर एटम को ही हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब डेंसिटी के आधार पे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इस पे कैटायन और एनायन को डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्री के आधार पे यदि देखा जाए तो टोटल आपकी जो ज्योमेट्रिकल जो पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितनी ज्योमेट्री आपकी पॉसिबल है। तो ज्योमेट्री के आधार पे यदि ML6 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मीन्स जिसमें 6 लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच हो कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम से। इस जो स्फीयर जो बना है, जो ब्रैकेट बना है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसका नाम ही है स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर की तरह बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है। मीन्स इसके अंदर जो मेटल होंगे और जो लिगेंड होंगे, इस मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेस्ट एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं NH3 एंड BF3 मॉलिक्यूल में। NH3 एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ आपका अटैच है, और इस दौरान इसके एक लोन पेयर आपके बचे हैं। यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल को हम लोग बोरान ट्राइफ्लोराइड, BFF, और ये बोरान ट्राइफ्लोराइड आपका मॉलिक्यूल है। तो बोरान के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 बॉन्ड, ए बॉन्ड बना चुका ऑलरेडी फ्लोरीन के साथ, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की इसके पर कमी है, इसलिए इसको हम लोग लुईस एसिड भी कहते हैं। लुईस एसिड, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे स्पीसीज को या ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। यहाँ पे NH3 के पास क्या है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में, बाहरी सेल में, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6वां इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयर किया, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ पे, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के पश्चात इसका एक लोन पेयर बचा हुआ है। इस लोन पेयर को बोरान के ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, और इस तरह से ये जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और इन्हीं की केमिस्ट्री पढ़ने के अनुसार इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। ये जिसको हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। ये बॉन्ड आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, सेकंड आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, या जिसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे A और A एटम व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर, तो A का एक इलेक्ट्रॉन और इस A का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मिलने से जो बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, या जिसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स तो फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह से इसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग भी हो सकती है, डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है, और ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। इनके स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग देखेंगे कि इनका ऑक्टेट सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रहा है, या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड की ज़रूरत है, या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत है।
और उनकी नीड के अनुसार सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड टाइप का बॉन्ड जो है आपको हो, जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मीन्स जिसमें आयन का फॉर्मेशन हो, जिसमें आयन का फॉर्मेशन हो, और आयन के फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कि या तो कैटायन बनेगा या तो एनायन बनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था, NaCl है। NaCl जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड है। Na मीन्स कितना होगा 11, Na23 मीन्स 281 एंड Cl मीन्स 17Cl मीन्स 2, 8 and 7। यहाँ पे क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सोडियम के पास केवल आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देता है तो इसके इनर कोर में आपके ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्लोरीन चाहता है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यदि एक्सेप्ट हो जाए तो इसकी भी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस दौरान इन दोनों में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड, और Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8, 8। तो इस तरह से आपका सोडियम आयन भी स्टेबल हो गया, क्लोराइड आयन भी आपका स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी के क्रम में हमको क्या मिला, Na के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, Cl के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, और एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जिस पर लगता है, इस कारण एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में देखा। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर इस तरह से बॉन्डिंग लगा हो जिसके ऊपर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अगर डबल हेडेड इस तरह से एरो लगा है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। इस चीज़ का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। डबल हेडेड एरो का मतलब आपके एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट हो रहे हैं, और सिंगल हेडेड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे PCl5 में फास्फोरस 1, 2, 3, 4 और 5 मीन्स क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। इस तरह से हमने देखा क्लोरीन यहाँ पे 5 बॉन्ड तो बनाया है, और 5 बॉन्डों में फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1, 2, 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, और एक बॉन्ड डेटिव बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ पे डेटिव बनेगा। इस तरह से हमने देखा कि PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में आपके 3 तो आपके कोवैलेंट बॉन्ड बने और 2 आपके डेटिव बॉन्ड बने, जिसमें फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, मीन्स क्लोरीन एटम को। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड को जो बनते हैं, जैसे NH3 और BF3 टाइप की, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया बोरान के सेंट्रल मेटल एटम बोरान BF3 में, और इस तरह से ये आपका स्टेबल बॉन्ड बना, और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम जो भी आपके इस ब्रैकेट में होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म एंड कंडीशन है कि आपके वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे जिनकी वैलेंसी कंप्लीट ना हो, जिनके पास D10 इलेक्ट्रॉन होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सके, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ सके, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज का, 4D सीरीज का और 5D सीरीज के जो लास्ट एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका D10 होगा, D10। तो D10 मीन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं क्योंकि उनके पास D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपके हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन इसमें ट्रांजिशन किसी तरह का पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल हम लोग देखते हैं, D ऑर्बिटल में जो आपके 5D ऑर्बिटल हैं, जैसे आपको DXY हो गया, DYZ हो गया, DZX हो गया, DX² माइनस Y² हो गया, और DZ²।
ये जो 5 आपके डी ऑर्बिटल होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट वे में होते हैं। डिफरेंट वे में होने का मतलब क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर आपके अलग अलग होते हैं, जिसमें 3 लोब्स, सपोज करो DXY, DYZ एंड DZX, DXY, DYZ एंड DZX, इनके जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। मीन्स DXY, DYZ और DZX, ये 3 डी ऑर्बिटल उनकी जो कैटेगरी होती है, इनके लोब्स आर बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में इनके लोब्स होते हैं। एंड जो DX² माइनस Y², DX² माइनस Y² और DZ², ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, इनके लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं। अलोंग द एक्सिस मीन्स एक्सिस के ऊपर ही होते हैं। तो अलोंग द एक्सिस होने के कारण एक्सिस से जब इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी डोनेटेड बाय लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन जब भी डोनेट करेगा लिगेंड, तो एक्सिस के थ्रू ही सेंट्रल मेटल एटम के बैकेंड या बैकेंड या ऑर्बिटल में उसकी इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो DXY, DYZ और DZX जो 3 कैटेगरी हैं, इनके लोब्स तो बिटवीन द एक्सिस है। तो लोब्स बिटवीन द एक्सिस होने का मतलब कि आपके एक्सिस पूरी तरह से खाली है, और एक्सिस जब पूरी तरह से खाली होंगे तो उस एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की एंट्री सेंट्रल मेटल एटम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में इजी होगी। सेकेंड केस में DX² माइनस Y² और DZ², इनके जो लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं, और एक्सिस के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन जो डोनेटेड बाय लिगेंड होते हैं उस सेंट्रल मेटल एटम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में या बैकेंड एफ ऑर्बिटल में वो पहुंचते हैं। क्योंकि एक्सिस और लोब्स दोनों एक ही पे ओवरलैप किए हुए हैं, इस तरह से इन रास्तों से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, इन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग सेंट्रल एटम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में इजी नहीं होगा, इजी नहीं होगा। और इजी नहीं होगा तो इस वे में ये आपके जो 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल थे वो 2 पार्ट में आपके ब्रेक हो जाएंगे। 2 पार्ट में ब्रेक होने के कारण एक डी ऑर्बिटल की कैटेगरी DX² माइनस Y² और DZ² में टूट जाएगी, और DXY, DYZ और DZX ये एक कैटेगरी में शामिल कर दिए जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग होने के लिए DXY, DYZ और DZX रास्ते से किसी प्रकार का हिंड्रेंस, किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हुई, इसलिए ये लो एनर्जी लेवल पे रखे जाएंगे। और जिनको हम लोग कहते हैं T2G, जिनको हम लोग कहते हैं T2G मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। और जो आपके DX² माइनस Y² और DZ² हो गए, इनको हम लोग कहते हैं डबली, जिसको हम लोग EG से दिखाते हैं, मीन्स डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। तो इनकी एनर्जी लेवल एक लेवल पे हो जाएगी और इनकी एनर्जी लेवल एक लेवल हो जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो यदि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के केस में देखा जाए तो अलग अलग तरह से स्प्लिटिंग होगी, और अलग अलग तरह से स्प्लिटिंग होने के कारण उनकी स्प्लिटिंग का पैटर्न भी आपका डिफरेंट होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होगी उसमें आपका T2G आपका हायर एनर्जी लेवल पे होगा और EG आपके लोअर एनर्जी लेवल पे होंगे। मीन्स आपको इस तरह से स्प्लिटिंग होगा, और स्प्लिटिंग के दौरान ये आपका EG ऑर्बिटल होगा, मीन्स जिसमें 2D ऑर्बिटल होंगे, और यहाँ पे जो T2G ऑर्बिटल होगा जिसको लोग कहते हैं ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, T2G और यहाँ पे EG। और ये आपका बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर को आप इसी वे में आप आगे बढ़ाएंगे। ये आपका है बेरी सेंटर, मीन्स इसके पहले जो 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल थे, 5 लोग क्या थे, इक्वल एनर्जी लेवल पे थे, 1 2 3 4, 5 डी ऑर्बिटल आपके इक्वल लेवल पे थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते समय, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते समय डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट हो चुका है, और स्प्लिटिंग के दौरान
दो पार्ट में टूटा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं Eg ऑर्बिटल है, T2G ऑर्बिटल। और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि स्प्लिटिंग हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किया, इसलिए इसको डेल ओ से दिखाते हैं। तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से स्प्लिटिंग के थ्रू हमने देखा डेल ओ, यहाँ पे स्प्लिटिंग का पैटर्न दिखा रहा है। और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है बेरी सेंटर यहाँ T2G और यहाँ पे Eg ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको सिंपल वे में हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स की कैटेगरी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। मोनोडेंटल लिगेंड, बाइडेंटल लिगेंड, ट्राइडेंटल लिगेंड, टेट्राडेंटल लिगेंड, पेंटाडेंटल लिगेंड और हेक्साडेंटल लिगेंड। और लिगेंड्स की कैटेगरी में हम लोगों ने देखा लिगेंड्स भी आपके टू टाइप के होते हैं। एक आपका वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। हुंड्स रूल मीन्स एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ तक संभव हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी मैक्सिमम हो। मीन्स इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय यदि हमारा T2G ऑर्बिटल पूरी तरह से फिलअप हो चुका है, मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, उसके बाद ऑर्बिटल की एंट्री, इलेक्ट्रॉन की एंट्री हमारी Eg ऑर्बिटल में होगी। जब तक कि T2G और Eg ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन की एंट्री ना हो जाए। अगर इस तरह से होता है तो इसको हम लोग कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग उनमें बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जैसे यहाँ पे आपको T2G और Eg ऑर्बिटल के क्रम में दिखाया जाए, T2G एंड यहाँ पे आपको Eg ऑर्बिटल है, ये आपको 3 ऑर्बिटल है, ये आपके 2 मीन्स T2G एंड यहाँ पे आपको Eg। यदि हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको 5 करना है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा। अगर वीक फील्ड रहेगा तो चौथा और पांचवा यहाँ पे आएंगे। और स्ट्रांग फील्ड यदि लिगेंड रहेगा तो चौथा आपका यहाँ पे आएगा, पांचवा आपका यहाँ पे आएगा। मीन्स हुंड्स रूल को ये सब फॉलो नहीं करते। कौन? जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं ये हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड ही आपके वीक फील्ड लिगेंड ही हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। तो weak field ligands are those ligands which follow the Hund's rule, means as far as possible the number of unpaired electron is maximum। और जो strong field ligand होते हैं उसमें आपकी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि जब तक पूरा T2G ऑर्बिटल आपके भरेंगे नहीं तब तक Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं होगी। ऐसे लिगेंड्स की कैटेगरी को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। इसमें वर्ड्स आएंगे चिलेशन, चिलेटिंग कंपाउंड। मीन्स ऐसे लिगेंड जो देखने में तो एक हों जिनकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज़्यादा हो, ऐसे लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से फ्लैंक कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चिलेशन या किलेशन। और ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को पूरी तरह से फ्लैंक कर लेते हैं, घेर लेते हैं, बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, पेंटाडेंटेड हो, हेक्साडेंटेड हो, ऐसे लिगेंड को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल मेटल एटम को फ्लैंक कर लेते हैं, घेर लेते हैं और उस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन की एंट्री या किसी अन्य लिगेंड की एंट्री को रोकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा तो डी ब्लॉक एलिमेंट में किस तरह से डिवीजन किया गया है। लिगेंड की कैटेगरी के बारे में हमने देखा, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में देखा और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज कि जो 10 और एलिमेंट हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में D1 होगा सब में, दूसरे में आपका D2 होगा, तीसरे में D3, फिर D4, D5, D6, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी और लास्ट में हमारा मिलेगा D10। D10 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरह से भरे हुए हैं लेकिन इसमें जंपिंग किसी प्रकार की नहीं हो पाएगी। मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और एनर्जी का एमिशन भी नहीं होगा। ना तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा ना तो एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। इस तरह से D10 वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो कलर का फॉर्मेशन नहीं देते हैं और ऐसे कंपाउंड हमेशा कलरलेस शो करते हैं। तो कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन कौन लोग नहीं कर सकते? जिसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हो ही ना, मीन्स D0 हो, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो, उनमें भी किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा।
या तो D10 हो जो पूरी तरह से फुलफिल्ड हो, उसमें भी किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो गया, ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके डी ब्लॉक में होते हुए, डी में इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, D10 तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन होने के लिए किसी प्रकार का इसमें एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। डी इलेक्ट्रॉन आपका जंप नहीं कर रहा है, मीन्स लोअर एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इसकी एंट्री नहीं हो रही है, और ना ही हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इसकी एंट्री हो रही है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट तो कहेंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट इनको हम लोग कदाप नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए आपका इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना जरूरी है, या तो एक्साइटेड हो या तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो D0 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इस तरह से कोई आपका प्लेइंग हो ही नहीं सकता। इस तरह से ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके कलरलेस होते हैं। इसी प्रकार D10 वाले भी जो होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, डोनेशन क्या होता है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड की लिगेंड की कैटेगरी को देखा, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके भी बारे में देखा हाईलाइटेड में। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन के करने का क्या क्या पैटर्न है, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग तब तक बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में एंट्री है, विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड हैज नो डी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इन द सेंट्रल मेटल एटम। तो चार आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसे नीचे दिए गए जटिल आयन के केंद्रीय धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हमको चूज करके बताना है। पहले ऑप्शन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में देख करके बताना है कि डी इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डी इलेक्ट्रॉन की देखने से पहले देखेंगे कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट करने के पश्चात यदि इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उतने इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ा देते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उतने इलेक्ट्रॉन हम लोग घटा देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपका है CONH3 6 3 पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट यहाँ पे NH3 टोटल लिगेंड आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, NH3 है, और NH3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, NH3 का ऑक्सीडेशन न्यूट्रल है। यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कैटायनिक है। अभी हम लोग IPAC नॉमेनक्लेचर में भी देखेंगे, IPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल एटम का हम लोग IPAC नाम कैसे करते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। तो यहाँ पे CO मीन्स कितना हो गया, CO का 27 होता है एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, तो 27 में से यदि हम लोग 3 को माइनस कर देते हैं, 3 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, और 24 मीन्स कितना हो जाएगा आपका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, ये आपका न्यूट्रल फॉर्म होता है, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाएंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन S2 का निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपके D से निकलेंगे, मीन्स 3d6 4s0, तो 3d6 आपके बचेंगे, तो इसमें तो D में इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली CrO4 -2, CrO4 -2, इस तरह के कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं। Cr का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है 24, CrO4 यहाँ पे दिया गया -2, तो इसको हम लोग करके देखते हैं। CrO4 मीन्स क्रोमियम, CrO4 -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय सबसे पहले हमको क्रोमियम को निकाला, तो क्रोमियम लिखिए +4 × ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इक्वल के इस साइड माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस, कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे, तो यहाँ पे -2 मैंने पुट कर दिया गया, मीन्स Cr +4 × ऑक्सीजन मीन्स -2 इक्वल टू -2, मीन्स Cr 4 2 जा -8 इक्वल टू -2, मीन्स Cr इक्वल टू -2 -8 को ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा +8, मीन्स Cr इक्वल टू +6।
Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 को शो कर रहा है। अब +6 करने का मतलब यहाँ पे Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है और जिसको हम लोग कहते हैं 3d5 4s 1। अब इसमें से Cr का ये न्यूट्रल फॉर्म है 3d5 4s 1 और जब Cr के ऊपर +6 चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 6 शो कर रहा है, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से हम लोग बाहर कर देंगे तो 5 यहाँ से 1 यहाँ से, तो बचेगा क्या हमारा 3d0। इसमें डी इलेक्ट्रॉन में डी ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं उसमें भी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। सेकंड आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका है थर्ड वाला MnCN6 Mn, यहाँ पे साइनाइड दिया गया 6 है और इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेंट्रल एटम मीन्स Mn आपका हो जाएगा +6 इंटू आपका हो जाएगा साइनाइड इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 मीन्स Mn +6 इंटू साइनाइड ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू -4 या Mn -6 इक्वल टू -4 सो Mn इक्वल टू -4 +6 इक्वल टू हो जाएगा +2। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 हुआ। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Mn मीन्स कितना होता है 25, Mn मीन्स एटॉमिक नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सुपर ट्रिक है, ये डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये एस में मीन्स 3d5 हो जाएगा और यह आ जाएगा आपका 4s2। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। 2 पॉजिटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 3d5 मीन्स इसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और कितने हैं 5। लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं CrCN6 4- CrCN6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4-। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं Cr लिखेंगे +6 इंटू साइनाइड इक्वल टू -4 मीन्स Cr +6 इंटू साइनाइड मीन्स -1 इक्वल टू -4 मीन्स Cr -6 इक्वल टू -4 सो Cr इक्वल टू आ जाएगा आपका +2। तो Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24 मीन्स 24 Cr मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एक्सेप्शनल है 3d5 4s 1। 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग रिलीज करते हैं तो एक यहाँ से एक यहाँ से मीन्स क्या मिलेगा 3d4 मिलेगा। इसमें भी डी ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन 4 हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन आपके कितने थे 5 थे और यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे आपको मिलेगा 3d0 मीन्स Cr6। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही है। सेकंड आप एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में कह रहा है, सेकंड एग्जांपल को करते समय हमको ध्यान देना है कि कह रहे हैं कि विच ऑन आउट ऑफ द Cd+2 Lu+3 स्कैंडियम+3 एंड वेनेडियम+3 इज कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कौन कंपाउंड आपका कलर्ड है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कलर का फॉर्मेशन करने के लिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके मस्ट भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन आपका T2G और Eg मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पूरा फुली फिल्ड है, मीन्स किसी प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे कंपाउंड आपके कलरलेस होते हैं। वहीं जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल हो, या तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर लेवल में जाए या हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में एंट्री करे, तो वहाँ पे कलर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में जो दिखाया गया है, विच ऑन आउट ऑफ द Cd+2 Lu+3 स्कैंडियम+3 एंड वेनेडियम+3 इज कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कौन कलर्ड होंगे और कौन कलर्ड नहीं होंगे, इनको हमको दिखाना है। तो कलर के फॉर्मेशन के लिए आपको डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके मस्ट भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो एग्जांपल में आपको दिया गया है Cd+2 मीन्स कैडमियम और आपको दिया गया है Lu ल्यूटेटियम, Lu आपका जो है +3 दिया गया है और स्कैंडियम आपका +3 दिया गया है और वेनेडियम आपका +3 पूछ रहा है। विच आउट ऑफ द दिस है ना इज कलर्ड, इसमें कौन कलरफुल मतलब कलर कौन देता है। तो Cd+2 मीन्स D10 4s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स 4d10 हो जाएगा 4d10। जब 4d10 आपका बचेगा मीन्स 4s 5s0 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा।
और यहाँ पे 4d10 का मतलब कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हैं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है और डी ऑर्बिटल आपका फुली फिल्ड है, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। एलयू ए लेंथेनाइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट है जिसको ल्यूटेरियम बोलते हैं। एल से लेकर के एलयू तक आपको जो 15 एलिमेंट है लेंथेनाइड सीरीज में, एल को यदि हम लोग इग्नोर करते हैं तो सी से लेकर के एलयू तक के एलिमेंट को हम लोग लेंथेनाइड के एलिमेंट बोलते हैं। और इनका मोस्ट जो पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +3 होता है। मीन्स इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 4f15, 4f15 हो जाएगा। अब 4f15 मीन्स ये ऑर्बिटल आपका फुली फिल्ड है, तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। अब हम लोग देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम में जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, और स्कैंडियम को 21 से हम लोग दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 4s2। और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया गया, मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालिए तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, मतलब क्या हो जाएगा 3d0 3d0। तो यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 होंगे। लास्ट केस क्या है, बेनेडियम आयन V+3, स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम, बेनेडियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 23 के बाद इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर आपका 23 हो, मीन्स 3d3 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा 3d3 एंड 4s2, 3d3 और 4s2। यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके कम पड़ जाएंगे। मीन्स बचेगा 3d2 मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपका कलर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके मस्ट भी प्रेजेंट होने चाहिए, और जिसमें D0 हो, D10 इलेक्ट्रॉन हो, फुली फिल्ड हो, किसी प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल ना हो, ऐसे लोग कलरलेस होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपके जो स्कैंडियम वैनेडियम +3 के कॉम्प्लेक्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में कलर का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया C+3 Cr+3 La आपका +3, ये आपको एग्जांपल दिया गया है। और आपको दिया गया टाइटेनियम +3, ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक करेक्टर की 2 प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक करेक्टर होते हैं, मैग्नेटिक करेक्टर, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका पैरामैग्नेटिक और सेकंड पार्ट आपका डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक और सेकंड आपका है डायामैग्नेटिक। तो पैरा मैग्नेटिक मीन्स जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, मीन्स एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, जिसमें एक आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेड होने चाहिए। तो एक से ज़्यादा भी सकता है, 2 3 4 5 जो भी क्षमता हो कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक मीन्स इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो, ऐसे लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डायमैग्नेटिक करेक्टर शो करते हैं, डायमैग्नेटिक। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है सीरियम +3 जिसका इलेक्ट्रॉनिक हम लोग कहते हैं आपका हो जाएगा 4f1, ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आपका 4f1 मीन्स एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल में है, तो ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, इसका नेचर जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें डायमैग्नेटिक कौन होगा। Cr+3 को हम लोग देखते हैं, तो Cr+3 मीन्स हो जाएगा 3d3 और D में आपके 5 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ये भी हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक।
Cr+3 भी आपके पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे हम लोग देते हैं La+3, La+3 मीन्स 3D 0 मीन्स यहाँ पे एक भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे डायामैग्नेटिक। इसको हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक नेचर। लास्ट आपका एलिमेंट है Ti+3, स्कैंडियम टाइटेनियम मीन्स 22 एटॉमिक नंबर। यहाँ आपको मिलेंगे 3D1, और 3D1 का मतलब क्या होगा, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके कारण इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इतने एग्जाम्पल में आपका डायमैग्नेटिक कौन है और पैरामैग्नेटिक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेटेड आयन इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। आपका एग्जाम्पल में दिया था C+4 और Eu+3 और यहाँ पे Samarium+3 और यहाँ पे Lu+3। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है UPPCS के प्री एग्जाम में 2005 में। UPPCS का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेटेड आयन इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन पूछ रहा है कलरलेस कौन सा है, कलरलेस हो, और विच इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक मीन्स जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0, कलरलेस मीन्स जिसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल ना हो, मीन्स फुली फिल्ड हो, या तो डी में ऑर्बिटल आपके इलेक्ट्रॉन 0 हो, ऐसे लोग डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो यहाँ पे सीरियम का हम लोग देखते हैं C+4 मीन्स 4f0, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर हो जाएगा 4f0। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सीरियम +4, सो इक्वेटेड आयंस ऑफ डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन ना ही हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, वो भी डायमैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है, किसी प्रकार का कलर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, आंसर तो हमारा मिल चुका है। Eu+3 मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका होता है 4f6। 4f6 मीन्स आपके इसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। सो इक्वेटेड आयंस यूज कलरलेस, कलर्ड होंगे और पैरामैग्नेटिक। ये तो आपके कलर्ड होंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे, कलर्ड होंगे और पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। सेकंड क्या है, Samarium+3। Samarium+3 मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यदि हम लोग करते हैं तो आपका हो जाएगा 4f5। ये आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, और यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इसका करेक्टर होगा, पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा, और क्या होगा, कलर्ड होगा। क्यों, ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। सेकंड आपका है Lu मीन्स ल्यूटेटियम है, ये लेंथेनाइज सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट होने के कारण इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 4f14 मीन्स 5d और 6s के दोनों इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर +3 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी इसके पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 है, तो करेक्टर आपका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये भी हो जाएगा डायामैग्नेटिक करेक्टर होगा, और क्या हो जाएगा, ये कलरलेस होगा। कलरलेस, इसका कोई कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये अपने टोटल इलेक्ट्रॉन आपके फिलअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसमें से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पैरामैग्नेटिक हो और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। पहला एग्जाम्पल आपका दिया गया है K3 और यहाँ पे CN6, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका K4 और जगह CR और यहाँ पे हो जाएगा CN6। तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया K3 एंड Fe, यहाँ पे हो जाएगा CN6। और चौथा एग्जाम्पल आपको दिया गया K4 और यहाँ पे हो जाएगा Fe CN6। इस तरह से देखेंगे, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में पूछा जा रहा है पैरामैग्नेटिक कौन है।
विथ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसमें दो n की वैल्यू आपकी 2 हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हो, 2 हो। पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी हमको खोजना है और ये भी देखना है कि किसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी सेंट्रल मेटल एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के सबसे सुपर ट्रिक देखते हैं। क्रोमियम यहाँ पे है, साइनाइड मीन्स -6 + 3 मीन्स क्रोमियम के ऊपर यहाँ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे K4 है, साइनाइड 6 है, मीन्स -6 + 4 मीन्स Cr+2, Cr आपका +2। और यहाँ पे Fe है, Cn6 है, K3 है, मीन्स Fe के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज। और FeCN6 K4 है, मीन्स -6 + 4 -2 मीन्स Fe के ऊपर हो जाएगा +2 चार्ज। अब यहाँ पे क्रोमियम मीन्स कितना होता है, 3d5 4s1 होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन आपके निकल चुके हैं, मीन्स 1 2 3, तो बचेगा क्या, इसमें से 2 निकाले 3d3 तो 3d3 का मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपके 3 हो गए। Cr+2 3d5 4s1, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो हो जाएगा 3d4 3d4 मतलब इसमें तो डी इलेक्ट्रॉन आपके 4 हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। Fe+3, Fe मीन्स 3d6 4s2 मीन्स 3d6 4s2 मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, मीन्स 3d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और Fe+2 मीन्स 3d6 4s2 मीन्स 3d6। अब ये सारे आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं ये आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 पार्ट में टूटता है। और यहाँ से एक तरह से हम लोग देखते हैं T2G, ये आपका T2G हो गए, और ये आपके EG ऑर्बिटल हो, मीन्स यहाँ पे dx² - y² और dz² ये आपके EG ऑर्बिटल होंगे, और यहाँ पे dxy dyz और dzx ये आपके T2G ऑर्बिटल होंगे। ये आपका बेरी सेंटर है, ये आपका बेरी सेंटर है। यहाँ पे सारे जो लिगेंड लगे हुए हैं ये सारे लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, क्योंकि साइनाइड है, और साइनाइड होने के कारण हमको इसमें देखना है कि किसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3d3 यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को फिलअप करता हूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। और यदि मैं 3d4 की फिलिंग करता हूँ, 3d4 मीन्स साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वुंड्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, मतलब जब तक नीचे पूरा इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर आने वाला नहीं है। तो 3d4 मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर होगा, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बच गए। इसी को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पैरामैग्नेटिक भी हो और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन तो आपको मिल चुका है, इस ऑप्शन को आपको मिल चुका है, क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिल चुका है। अगला भी ऑप्शन हम लोग देख ही लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3d5 मीन्स पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 3d6 मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका बचने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका सही होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कितने इजी आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपके क्वाड्रेशन कंपाउंड से, विच आर द फॉलोइंग आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। यहाँ पे स्टेबिलिटी का मामला पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम मीन्स अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, अनस्टेबल हो और किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में, जली माध्यम, एक्वस मीडियम। और ऑप्शन दिया रहा है CO+3, सेकेंड ऑप्शन आपका टाइटेनियम +3, और यहाँ पे क्रोमियम +3, और यहाँ पे आपका Fe+3। तो कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम मीन्स स्कैंडियम 3d2 4s2, 3 स्टेट मीन्स 3d1 कोबाल्ट मीन्स 3d7 4s2 3d7 4s2 प्लस 3 स्टेट मीन्स 3d6 4s 3d6 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। क्रोमियम +3 मीन्स 3d5 4s1 इसका जनरल होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब एक यहाँ से 2 यहाँ से, 2 यहाँ से यदि निकाल देंगे हम लोग तो कितना बचेगा 3d3। Fe मीन्स 3d5 3d6 4s2
और Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज मीन्स 3d5। तो टाइटेनियम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं क्या होते हैं, एक सोल्यूशन में अनस्टेबल होते हैं, इसको हमको जानना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पीसीएस में पूछा गया है, 2005 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन व्हिच आर द फॉलोइंग कलरलेस। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कौन सा कंपाउंड आपका कलरलेस है। कलरलेस कलरलेस का हमको मालूम है, कलरलेस होने के लिए कंडीशन क्या है, या तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको वही ना 0 हो मीन्स D10 हो, या तो D0 हो। तो एग्जाम्पल में आपको दिया गया है La+3 और आपका Yb+2 एंड सेकेंड आपका Cerium+4 और आपको दिया गया Gd+3। ये जो 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज पैरामैग्नेटिक। कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं क्योंकि La के ऊपर +3 है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। YB के ऊपर भी क्या हुआ, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Cerium+4 में है तो यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके नहीं है। Gd+3 इसमें 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आपका पैरामेट्रिक शो करेगा, मैक्सिमम पैरामेट्रिक करेक्टर शो करेगा क्योंकि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कितने आसान होते हैं और ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सेम पैटर्न करने का तरीका सेम है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके किस में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल में आपको दिया गया टाइटेनियम+3 और आपका Fe+3 है और यहाँ पे Cr+3 है और निकिल+2 है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टाइटेनियम+3 में 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। Fe+3 में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cr+3 में आपको 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Ni+2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग कंटेंट्स आयंस विद द मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका टाइटेनियम+3 में प्रेजेंट होंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ लिस्टिंग आपसे पूछा जाएगा और लिस्ट में आपको देखना है, मिलान करना है जिसको हम लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड से। जैसे आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं एग्जांपल में आपको दिए गए हैं FeCN6 में 4- और सेकंड आपका एग्जांपल है FeF6 3- चार्ज और आपको FeCN6 यहाँ पे 3- चार्ज और आपको दिया गया NiNH6 और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ये आपके कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ पे दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स आयन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे दी गई 2, 0, 1 और 5। इसको हमको मैचिंग कराना है कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, इसको मैच कराना है। तो मैचिंग टोटल डिपेंड करता है कि आपके जो यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए गए, इसको आसान में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा गया, एकेडमिक में इसको कई बार पूछा जा चुका है। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा जाएगा, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और प्री में और आपका जो सन है 2000 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमको मैचिंग कराना है FeCN6 4- FeF6 3- FeCN6 3- NiNH3 6 2 पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल, आपको सारे जितने भी मॉलिक्यूल दिए गए, जितने भी कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं सब ऑक्टाहेड्रल है और CN6 F6 फ्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, साइनाइड आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया भी आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले मैचिंग के थ्रू हमको देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है और Fe+2 मीन्स Fe का आपका +2 मीन्स 3d6 4s0 आपके साइनाइड क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आपके T2G में चले जाएंगे।
सारे इलेक्ट्रॉन आपके T2G में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईजी में इलेक्ट्रॉन बजाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब तक पूरा भरेगा नहीं तब तक तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री इसमें होगी नहीं। तो इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके जीरो हो गए, मीन्स इसकी मैचिंग तो आपको मिल गई, जीरो जगह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन प्लीज। FeCN6 4 माइनस मीन्स -4 6 यहाँ पे हो जाएगा और -4 इक्वल के उस साइड जाएगा। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2। अब +2 होने का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा 3d6 4s2 होता है, और 2 पॉजिटिव चार्ज यदि हम लोग दे दें तो 3d6 4s0 हो गया। मीन्स डी में इलेक्ट्रॉन आपके बचे कितने, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन यदि जो बचे तो ये आपका T2G में ही फिलअप हो जाएंगे, ईजी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइनाइड आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, ये हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा। हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जीरो होगा। सेकेंड केस क्या है, FeF6 3 माइनस, FeF6 3 माइनस मीन्स Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3, और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मीन्स 3d6 4s2 इसका जनरल होता है, और 3 मतलब 3d5 हो जाएगा, 3d5, और 3d5 का मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको T2G में हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आपके EG में हो जाएंगे। मीन्स इसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिलेंगे, टोटल 5 मिलेंगे। तो सेकंड का ये जो FeF6 है, FeF6 में इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे, 5। थर्ड आपका है FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस Fe, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3, Fe+3, और Fe+3 मीन्स 3d6 4s2 इसका जनरल होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब 3d5, और यहाँ पे भी आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें क्या बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन यदि नीचे हम लोग भरने की कैपेसिटी है तो यहाँ तो 5 ही है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आपका 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड बच जाएगा, मीन्स इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे 1। तो चौथा क्या बचा है, यही आपका ऑप्शन बचा है, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे मैचिंग कराते हैं, और मैचिंग के थ्रू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स आयन की कैसे हम लोग स्टेबिलिटी करते हैं, और स्टेबिलिटी के क्रम में कैसे कैसे मैचिंग कराते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की कैरेक्टर को भी ध्यान देना पड़ेगा और इसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS में भी ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर देखेंगे कि आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्प्लिटिंग कराएंगे T2G और EG ऑर्बिटल में, और इस तरह से ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग करने के थ्रू इलेक्ट्रॉन का हम लोग फिलिंग करेंगे। और फिलिंग करते समय भी हमको ध्यान देना है कि आपका जो लिगेंड लगा हुआ है वो स्ट्रांग फील्ड है और वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस प्रकार से इसकी मैचिंग कराई जाती है और कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। अभी इसमें बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे और पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ उसको आपको बताया जाएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और इस तरह से आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोगों का जितना सहयोग रहेगा उतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।